पहला यौगिक N है, उसके बाद Fe Ag। अब बताओ पहला काम इसकी समन्वय संख्या क्या? Ag की समन्वय संख्या यहां पे बताओ क्या होगा जी? कई लोग जुड़े हैं इससे। दो जुड़े हैं, तीन दो जुड़े हैं, दो ठो तो Cn नहीं है, एक तो सोडियम नहीं है, बाहर वाला नहीं लेना है। समन्वय संख्या में स्पष्ट रूप से लिखवाया गया है किसी उपसहसंयोजी यौगिक में या किसी संकुल में उपसहसंयोजी क्षेत्र में किसकी बात की गई है? उपसहसंयोजी क्षेत्र की बात की गई है। क्षेत्र का मतलब केवल बड़ा कोष्ठक, ठीक है, उनके बाहर क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है। तो अब Ag का अगर समन्वय संख्या निकालना है तो पहला लिगेंड जो है Cn है, तो Cn माइनस की दंतता लिख देंगे और गुणे कितना लिख देंगे? इसकी संख्या अर्थात 2। अगर कोई दूसरा लिगेंड होता तो प्लस लिख के उसकी दंतता लिखते, उसकी संख्या का गुणा करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे Cn माइनस की दंतता क्या होती है? 1। दंतता मतलब एक दंती है, द्विदंती है, त्रिदंती है, तो एक दंती है ना, ये कल भी पढ़ा था हमने इसको। गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 2। तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई? Ag की समन्वय संख्या कितनी है? 2 है। दूसरा वाला क्या बोले थे जी? क्या? Fe और Cl2, फिर बाहर Cl ना, Cl2 नहीं, Cl2 नहीं रहा होगा बाहर, Cl था ना खाली। चलो देखो इधर, अब इसमें अगर Fe की समन्वय संख्या निकालना चाहते हो, फिर बात हमको केवल किसकी करनी है? उपसहसंयोजी क्षेत्र की। मतलब कितने क्लोरीन हमारे पास है जी इस यौगिक में? 3 क्लोरीन। अगर यौगिक की बात कर रहे हैं तब 3 क्लोरीन है, लेकिन क्षेत्र में कितने क्लोरीन है? क्षेत्र में केवल 2 क्लोरीन है, इसलिए हम यहाँ पे केवल इन्हीं की चर्चा करेंगे। कैसे? अगर Fe की समन्वय संख्या निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा? पहले En की दंतता लिखेंगे और गुणे 2 कर देंगे, फिर Cl माइनस की दंतता लिखेंगे और इसकी संख्या 3 है तो गुणा 3 कर देंगे, 2 कर देंगे। क्यों 2 करना है? क्योंकि हम केवल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आयन या काउंटर आयन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2 का गुणा होगा। बाहर वाले Cl से मतलब हमको नहीं है, हमको अंदर वाले Cl से मतलब है। अगर समन्वय संख्या ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा जी? En की दंतता क्या है? इसके 2 दांत होते हैं और गुणे 2 प्लस Cl माइनस की 1, एक दंती लिगेंड के उदाहरण में इसको लिखवाए थे, और गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 बराबर 6। दिख रहा है ना? ये चीज हो गया, मतलब Fe की समन्वय संख्या यहाँ पे 6 आ गई। अब हम चले थे उधर ऑक्सीकरण संख्या पर। तो ऑक्सीकरण संख्या कल 1 का हमने बताया था, आज कुछ और का पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला काम कल यौगिक का ही बताए थे कि आयन का बताए थे? कल उस पर जो संकुल था उसके ऊपर आवेश लगा था कि नहीं? जो एग्जाम्पल बताए थे लास्ट में लगा था ना? चलो तो आज यौगिक का पढ़ते हैं, यही वाला यौगिक पढ़ते हैं। Fe En ट्वाइस, फिर Cl2 और उसके बाद Cl हो गया ना? तो अभी ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा था इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं या समूहों की ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ लेते हैं और उसके बराबर संकुल के ऊपर का आवेश लिख देते हैं। यही काम करते हैं ना? मतलब इसमें जितने परमाणु है चाहे समूह है, सबकी ऑक्सीकरण संख्या जोड़ी जाए। अर्थात पहले Fe है, क्या लिखेंगे? Fe की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस
En का है ना, तो En की ऑक्सीकरण संख्या और गुणा 2, इसकी संख्या भी 2 है, और प्लस यहाँ पे Cl है तो Cl माइनस बनाता है ना, तो Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या गुणा कितना 2, फिर प्लस और क्या करें, तीनों कर दे कैसा, 2 1 3 है ना, कर दे तीनों, तो जाने दो, अलग ही लिख देते हैं। Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे सबको लेना है, अंदर हो चाहे बाहर, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या की बात हो रही है, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण संख्या सारे तत्वों पर निर्भर करती है, ये नहीं है कि ये आधे पर निर्भर करेगी आधे पर नहीं निर्भर करेगी, तो याद रखे रहना यहाँ पे। तो क्या हुआ, सबको लेना है, या तो सीधे सीधे यहाँ पे Cl 3 को दिख रहा है ना, सीधे लिख सकते थे Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या गुणे 3, लेकिन हमने ऐसा किया कि जो अंदर है उसको अलग किया, जो बाहर है उसको अलग लिखा हमने, क्योंकि बाहर वाला अलग भी तो हो सकता है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे, बराबर कोई आवेश ऊपर नहीं, तो बड़ा वाला वेरी लगा दिए यहाँ पे। Fe की पता है क्या, इसी की तो हमको ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ये निर्धात परमाणु की पूछा जा सकता है, 1 नंबर का सवाल, याद रखे रहना। यक्स प्लस En की क्या होगा, En En नाम था क्या, एथिलीन डाइएमीन, संरचना थी क्या, कुछ थी संरचना इसकी, पता नहीं क्या, ये थी संरचना, तनिक बता दो कौन आवेश हो अगर इस पे, तो कोई आवेश दिख रहा है क्या इस पे, प्लस कहीं माइनस नहीं, ऐसा थोड़ी ना उसमें छुपा हुआ है तुमको दिख नहीं रहा है, अरे होता तो साफ साफ दिखता तुम्हें, नहीं है इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा है, बस मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, एथिलीन डाइएमीन एक यौगिक है, और किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि यौगिक का निर्माण तभी होता है जब उसमें जितने धनावेश होते हैं और उतने ही ऋणावेश होते हैं, तो प्लस से माइनस कट के 0 हो जाएगा, तो काहे से आवेश बचेगा उसके ऊपर, बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो जितने भी यौगिक का नाम बोला जाएगा जिनके अंत में मतलब आयन नहीं लगा होगा, समझ लेना वो यौगिक है। जैसे अभी यहाँ पे अगर H2O लगा होता तो H2O को हम कहते हैं जल आयन है, H2O को जल आयन कहेंगे नहीं कहेंगे, H2O का नाम खाली जल होता है ना, तो उसमें आयन नहीं लगा, इसका मतलब वो यौगिक है, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। अभी दूसरे द्विदंती लिगैंड में हमने एक और नाम पढ़ा था, क्या नाम पढ़ा था, कार्बोक्सिलेट आयन पढ़े थे ना, नहीं सॉरी कार्बोक्सिलेट बोल रहे हैं, ऑक्सीलेट आयन, जिसको ऑक्सीलेट हमने कहा था, पढ़ते ही ऑक्सीलेट है लिखते ऑक्सीलेट है, तो वहां पे ऑक्सीलेट आयन नाम हमने अंत में बोला था, इसका मतलब सीधे समझ जाना उस पर आवेश रहेगा, क्योंकि तभी आयन नाम दिया गया उसको। तो उसका जब चित्र हमने बनाया तो उसमें देखो ध्यान से 2 ठो ऑक्सीजन पे माइनस माइनस लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका नाम था एथिलीन डाइएमीन, कहीं आयन लगा क्या इसमें, आयन शब्द आया ही नहीं, तो आवेश कहां से होगा इस पर, तो जिसके नाम के अंत में आयन नहीं लगेगा उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसको क्या तुम क्लोरीन कहते हो, यहां जो हमने लिखा इसको क्लोरीन कहते हो, क्या कहते हो इसको, क्लोराइड आयन कहते हो, क्या कहते हो, क्लोराइड आयन कहते हो ना, तभी उस पर आवेश दिखेगा। क्लोरीन कह दिए ना केवल, तो क्लोरीन कहने का मतलब समझते हो वो Cl2 हो गया, कोई आवेश नहीं उस पर। अगर तुमने केवल इसको क्लोरीन कह दिया तो ये Cl2 हो गया, इस पर कोई आवेश नहीं, लेकिन जब तुमने इसको Cl माइनस कहा तो नाम इसका क्या बोलना है, क्लोराइड आयन बोलना है, समझ गए ना, ये याद रखे रहना। अंदर जो भी आयन होते हैं उनके नाम के अंत में आयन अवश्य लगा होता है, अगर आयन छोड़ दिए तो इसका मतलब वो यौगिक है। तो अब देखो क्या होगा, En की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि ये यौगिक है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, और गुणा क्या लिखेंगे 2, और प्लस Cl माइनस की, इसके ऊपर जो आवेश दिख रहा है वही तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, कितना दिख रहा है, -1, और 1 गुणा 2 हो गया, और प्लस इसका भी कितना हो गया, -1 बराबर 0, तो x प्लस 0 -2 -1 बराबर 0, फाइनली आ गया x -3 बराबर 0, तो x बराबर
+3 मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी है? +3 है। तो यौगिक का देखे रहना, अगर कोई यौगिक दिखा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो। समझ गए? कोई भी यौगिक, उदासीन लिगेंड पढ़े थे ना हम लोग, तो उदासीन लिगेंड वाले जो भी दिख गए सबका 0 होगा। उदासीन मतलब क्या है? 3 प्रकार पढ़े थे ना, धनावेश, ऋणावेश और उदासीन। धनावेश पे धन रहता है, ऋणावेश पे ऋण रहता है, उदासीन पे 0 रहता है, तभी तो वो यौगिक है। समझ गए? तो उदासीन वालों का हमेशा क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ठीक है ना? तो बना लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तब 1-2 और देख लेते हैं। आते हैं, चार्ट हो जाएगा, बहुत है। देखो ये आयन है तुम्हारा CO, Cl2, NH3 H2O, उसके बाद Cl। लो इतना ज्यादा लगा दिया इस पे कौन आगे नहीं है। ठीक है, जाने दो। तो ये प्रकार से दिखा हमको एक। अब समझ लो, ऐसे यौगिक तो बहुत मुश्किल से बनते हैं, बेचारे 4 प्रकार के लिगेंड हो गए, जोड़ना इनको मुश्किल होने लगता है। तो हमने बना लिया, कुछ भी हमको करना है क्या, उससे थोड़ी मतलब है कि जो देंगे वही हम जाने, जो भी है सब जान लो। अब देखो, पहले इसमें शुरू करोगे किसकी जी? CO है कोबाल्ट। अब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझ लेना कि लिगेंड बना दो, इसको कोई केंद्रीय धातु परमाणु ही ना दिखे। समझ गए? तो जोश में होश मत खो बैठा, C बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा, लंबाई चौड़ाई देख लेना। उसके बाद Cl2 है, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे? Cl- की ऑक्सीकरण संख्या गुणा 2 तो संख्या है इसकी। फिर कौन आ रहा है जी इसके बाद? NH3 आया, तो NH3 की ऑक्सीकरण संख्या इसके भी गुणा 2, बहुत ज्यादा हो गया। नीचे आना पड़ेगा, चलो नीचे ही आ जाते हैं। गुणा 2 हो गया, प्लस इसके बाद कौन आया जी? H2O की ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस Cn के ऊपर क्या लगता है जी? माइनस की ऑक्सीकरण संख्या, बराबर कोई आवेश ऊपर नहीं, 0 कर दो इसको। शुरू करो। अब देखो, कोबाल्ट का यक्स, Cl माइनस का जी, ये खुद एक यौगिक हो गया, उदासीन संकुल है। ये संकुल उदासीन भी हो सकते हैं। हो गया? क्या लिखे? -1 और गुणा कितना हो गया जी? 2 हो गया ना। और NH3 का क्या होता है? +1 है, क्या होगा? क्यों? NH3 का नाम क्या है? अमोनिया आयन की खाली अमोनिया? खाली अमोनिया है, नाम के अंत में आयन नहीं लगा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। और गुणा 2, H2O जल आयन है नहीं है, तो इसका भी 0 होगा। Cl माइनस एक यौगिक है, इसलिए इसका भी 0 होगा। माइनस दिख रहा है इसके ऊपर, ध्यान दिए रहा ना। हो गया? अब देखो बचा क्या? x-2 प्लस 0, उसके बाद 0 और यहाँ पे -1 इज इक्वल 0। कुल मिला के हो गया x-3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल +3। चिन्ह लगाना मत भूलना, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या को सदैव चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, प्लस या माइनस चिन्ह हमेशा। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, बताओ। C2O4 था क्या? क्या नाम था इसका? ऑक्सीलेट आयन नाम था इसका, मतलब फिक्स है, इसके ऊपर कोई आवेश रहेगा ना। और ये द्विदंती लिगेंड के उदाहरण में था, और इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनी हुई थी।
हमने देखा था जिस दिन कीलेट संकुल पढ़ा रहे थे, कितने माइनस दिख रहे हैं इस पर, 2 माइनस दिख रहे हैं, तो C2O4 पे 2 माइनस होता है, और ये एक द्विदंती लिगेंड है, ठीक है ना। शायद नाम लिखे होंगे, सूत्र लिखे थे वहां पे, C2O4 पे 2 माइनस लिखे थे शायद, देख लेना, द्विदंती लिगेंड के उदाहरण में है। चलो एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में किसी उपसहसंयोजी यौगिक में किसी उपसहसंयोजी यौगिक में हो गया ना, उपसहसंयोजी क्षेत्र पर, उपसहसंयोजी क्षेत्र पर, उपसहसंयोजी क्षेत्र पर हो गया ना, कुल आवेश क्षेत्र में उपस्थित हो गया ना, केंद्रीय धातु परमाणु क्षेत्र में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के हो गया ना, ऊपर आवेशों के, लिगेंडों के ऊपर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हो गया ना। तो कैसे कर सकते हो, देखो कल हमने एग्जाम्पल क्या बताया था ऑक्सीकरण संख्या वाले में, किसका बताए थे, आवेश था। अच्छा ये देखो आज K4 FeCN6, ठीक है ना। अब अगर इसमें हमसे पूछ दिया गया कि इस बड़े कोष्ठक में FeCN6 के ऊपर आवेश क्या है, यौगिक से तो आवेश नहीं दिख रहा है ना हमें ऊपर, लेकिन अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए इसमें बड़े कोष्ठक में FeCN6 के ऊपर आवेश क्या है, तो कैसे बताएंगे। ध्यान से इसको इंडिकेट पॉइंट पढ़ लो, क्या बताया गया इसमें। कुछ पता चला, इस क्षेत्र में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु और सभी लिगेंडों के आवेशों का बीजगणितीय योग निकाल देना, मतलब समझ लो जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे थे, ठीक वही काम हमको यहाँ पे करना है। तो अब पहले इसमें Fe का आवेश पता होना चाहिए, पता है क्या है Fe पर कितना आवेश होता है, नहीं पता होता है ना, तो हम यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या पहले Fe की निकाल लेंगे। 4 गुणे पोटेशियम की क्या जानते हो, +1, पोटेशियम हमेशा क्या बनाता है जी, प्लस, क्योंकि ये कैसी धातु है, क्षार धातु है, और क्षार धातुएं हमेशा प्लस वाला आयन बनाती हैं। और Fe का क्या मानोगे, यक्स 6 गुणा Cn का जी -1 बराबर 0, तो +4 प्लस यक्स -6 बराबर 0, तो यक्स -2 बराबर 0, यक्स बराबर, मतलब इसमें Fe पर कितना आवेश है, तो Fe पर हो गया तुम्हारा +2 आवेश, और +6 गुणा Cn पर हो गया -1 आवेश, मतलब +2 और -6 घटा तो कितना आया -4, अर्थात इसके ऊपर कितना आवेश है, -4 आवेश। देख रहे हो ना, इस तरह से कर सकते हो जाएगा। तो किसी यौगिक में अगर संकुल पर आवेश पूछा तो पहले उस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना, इससे उसका आवेश पता चल जाएगा। उसके बाद जितने लिगेंड है उनका तो पहले से पता रहता है, सबका योगफल निकाल देना,
अब बराबर 0 इसमें नहीं करना, केवल योगफल निकालना है, वही उत्तर हो जाएगा जो आएगा, वही आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी इसमें तुम बता सकते थे आराम से, K4 है ना, पोटेशियम क्या बनाता है, प्लस बनाता है, और कितनी संख्या है इसकी, तो 4 प्लस हो गया ना। और हमको पता है कि यौगिक तभी बनता है जब जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश हो। तो अगर इस पर 4 प्लस दिखा तो इस पर क्या आएगा, 4 माइनस आएगा, फिक्स है, तभी तो 0 होगा। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मान लो हम ये लिख दें, क्या लिख दें, ये लिख दें CO NH3 5Cl, इसके बाहर SO4। अब बता दो इसमें संकुल पर कितना आवेश है, सोच के बताना। संकुल के बाहर क्या है, काउंटर आयन, ये काउंटर आयन का आवेश कितना होता है, खुद -2 होता है। तो अगर इसका -2 है तो इस पर उसका उल्टा होना चाहिए, कितना, +2। आराम से बता सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। निष्कर्ष क्या निकलता है, हम काउंटर आयन देख के बता सकते हैं कि संकुल पर क्या आवेश है, काउंटर आयन देख के बता सकते हैं कि संकुल पर कितना आवेश है। ऐसे मान लो इस तरह से कर दिया जाए, ये K2Mg और FeCN6। अब बताओ कितना आवेश है इसमें संकुल पर, -4 है। क्यों जी, क्योंकि 2 काउंटर आयन आ गए यहाँ पे, 2 काउंटर आयन, इसमें पोटेशियम बनाता है +1, और कितनी संख्या है इसकी, 2, और मैग्नीशियम क्या बनाता है, +2 पहले से ही बनाता है, तो 2 और 2 मिलके +4 हो गए ना। तो इस पर क्या आएगा, -4 आएगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, काउंटर आयन से बता देना है, हो जाएगा ना। बस आगे चलते, तो एक इंडिकेट पॉइंट लिखवा दिए, जैसे लिखोगे क्या इसको है? जैसे लिख लो, जैसे K4FeCN6, ये ऐसे रहेगा, K4 उसके बाद बड़े कोष्ठक में FeCN6। हो गया ना। में क्षेत्र पर आवेश निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, क्षेत्र मतलब उपसंयोजी क्षेत्र, क्षेत्र पर आवेश निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, डैश दे दो और नीचे लिखो, सर्वप्रथम Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, सर्वप्रथम Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। हो गया ना। तो अब देखो कैसे निकलेगा, तो यहां से पहले सूत्र बना लो ना, 4 गुणा किसकी ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस किसकी जी, Fe की ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस किसकी, Cn है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और गुणा कितना, 6, क्योंकि ये 6 है, और बराबर 0। तो मान रख के इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिए, तो लिखो जल्दी से, चाइनीज राइटिंग में लिखे, इसलिए पहले से देख लेना, तब छापना शुरू करना, गलती होती मत उतार लेना। तो अब देखो, हमने कहा कि अगर संकुल पर आवेश ज्ञात करना चाहते हो तो संकुल के अंदर जितने भी धातु परमाणु है और लिगेंड है सबके आवेशों को जोड़ दो। मतलब इसमें Fe पर आवेश लिख दो, और प्लस कौन है, 6 गुणा Cn- का आवेश लिख दो। तो अब Fe का आवेश हमने कितना प्राप्त कर लिया, +2, और 6 गुणा Cn का -1 वाले से जानते हो, तो 2 - 6 मतलब कितना आ गया,
-4 आवेश होगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना। और वैसे तो हमने कहा काउंटर आयन से अपने आप बता सकते हो, काउंटर आयन का आवेश पता कर लो, उसका उल्टा कर दो, हो जाएगा। और अगर पहले से आयन दिया तो उस पर आवेश तो पहले से लिखा होगा, तो तुमसे पूछेगा ही नहीं। यौगिक देके ही तुमसे पूछ सकता है। अगर यौगिक दिया तो वही बाहर वाले आयन का पहले देख लेना और बाहर वाले आयन का उल्टा इसको कर देना। अगर बाहर वाला आयन धनावेशित है तो इस पर ऋणावेश आएगा, बाहर वाला आयन ऋणावेशित है तो उस पर धनावेश आएगा, जैसे हमने उधर वाला एग्जाम्पल SO4 वाला दिखाया। हो जाएगा ना, उस हिसाब से अपना कर सकते हो। केवल काउंटर आयन देख के बता देना तुरंत। जल्दी जल्दी करो, 15 दिसंबर तक इसको खत्म कर दिया जाए। अब एक हेडिंग लिखो, प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इंग्लिश इसकी लिख लेना EFFECTIVE, एटॉमिक, ATOMIC, नंबर NUMBER। हो गया। अब लिखो, वैज्ञानिक सिजवी ने, वैज्ञानिक सिजवी है, सिजवी का है, कई बार का नहीं बोले थे। ठीक, वैज्ञानिक सिजविक ने, वैज्ञानिक सिजविक ने संकुल यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, संकुल यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, संकुल यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, हो गया ना, केंद्रीय धातु परमाणु के, केंद्रीय धातु परमाणु के प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक, कोष्ठक में लिखे ना EAN, कैपिटल E, कैपिटल A, कैपिटल N, शॉर्ट फॉर्म हम लोग यही प्रयोग करेंगे। E से हो गया इफेक्टिव, A से एटॉमिक, N से नंबर, हो गया ना। EAN सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार हो गया ना, डैश देके लिखना काली पेन से, किसी
संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक हो गया ना। संकुल के निर्माण के पश्चात हो गया ना। संकुल के निर्माण के पश्चात धातु परमाणु पर स्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। हो गया, बस नीचे लिख लो। सामान्यतया केंद्रीय धातु परमाणु का EAN हो गया। उसके ठीक आगे के अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। उसके ठीक आगे के अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। हो गया ना, जिससे वह अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अक्रिय गैसों का विन्यास अस्थाई होता है ना, तो जिससे वह अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब देखो यहाँ पे सामान्यता बोला गया ना, पहले बोले नहीं शुरू में। सामान्यता बोलने का मतलब अब ये सार्वभौम सत्य नहीं होगा कि हमेशा अक्रिय गैस तक ही पहुंचेगा, उससे कम भी रह सकता है। जैसे हमने एक दो एग्जाम्पल देखे थे उधर, एक का 35 पहुंचा था और एक का 36 पहुंचा था। तो 36 पहुंच गया तो ठीक है, क्योंकि 36 क्रिप्टॉन का है, लेकिन जो 35 पहुंचा 35 थोड़ी ना क्रिप्टॉन का है। निष्कर्ष क्या है, जरूरी नहीं कि अक्रिय गैस तक पहुंच जाए, अक्रिय गैस के आसपास भी रह सकता है। समझ गए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कैसे निकलेगा प्रभावी परमाणु क्रमांक। तनिक एक चीज देखो, हमने पढ़ा था ना ये FeCN6 के ऊपर 4-, तो इसमें Fe पर कितना आवेश था जी इसमें? अरे Fe पर आवेश क्या आया इस पर? अभी पीछे +2 आया है ना, अर्थात यहाँ पे कौन सा आयन है? Fe2+ आयन है ना। अब सोचो इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक पढ़ो, क्या बताया गया उसमें कि जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है संकुल के निर्माण के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो पहले संकुल का निर्माण कर लो और फिर पता करो कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक होगा। मतलब इसमें Fe कितने CN से जुड़ा हुआ है? 6 CN से जुड़ा हुआ है ना। दिख रहा है। उसके बाद देखो हुआ क्या, सभी तीर वाले बंध में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
दो दो इलेक्ट्रॉन। ये दिया किसने? Cn ने। लिया किसने? Fe ने। मतलब Fe को एक्स्ट्रा कितने मिल गए? सोच लो, 6 बंद मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। मिल चुके हैं ना। और इस Fe के पास पहले से कितना था? इलेक्ट्रॉन पूछ रहे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉन भी सही है, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अब देखो, किसी परमाणु की अगर बात की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के। तो अगर Fe का परमाणु क्रमांक है 26, तो इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, लेकिन इसके ऊपर आवेश कितना लगा था? +2। ये +2 क्यों आया था? इलेक्ट्रॉन जुड़ने से कि निकलने से? इलेक्ट्रॉन निकलने से धनावेश आता है ना। मतलब इसके 2 पहले ही निकल चुके थे, अर्थात Fe के पास पहले से कितने थे? 24। मतलब जब Fe यहाँ पर जुड़ने आया था तो वह 24 इलेक्ट्रॉन लेके आया, और जो Cn जुड़े उन्होंने इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 12। 24 जेब में ले आया था, 12 और मिल गया, कितना हो गया? 36 हो गया। पहुंच गया किसके पास? 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का होता है, जो कि एक अक्रिय गैस है। दिखाई दे रहा है? तो अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए सामान्यतया Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो उसने यौगिक नहीं दिया, तब कहोगे कैसे बताएं? तो बिना कुछ सोचे समझे उसके आगे वाली अक्रिय गैस देख लो, उसी का परमाणु क्रमांक बता दो। समझ गए ना? कहने का मतलब हमसे पूछा गया कि Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो Fe के आगे वाली अक्रिय गैस क्या है। मतलब देखो, हीलियम का होता है 2, नियान का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86। तो हमारा जो Fe है तुम्हारा आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में है ना, तो इसके ठीक आगे वाली अक्रिय गैस कौन सी है? 36 है। इसलिए हम कह देंगे कि Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक सामान्यतया कितना होगा? 36 होगा। 36 और 54 के बीच अगर कोई है तो हम कह देंगे इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना होगा? 54 होगा। 54 और 86 के बीच में है तो हम कह देंगे उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना होगा? 86 होगा। समझ गए ना? बिना सोचे समझे बता देना है, इसीलिए वहां पे सामान्यतया लिखवाया गया है कि किसी भी यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक उसके आगे वाली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, जिससे वह अपना अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। हो जाएगा ना? बाकी चीजें करूंगी अब।